बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू है कि A+ मार्क्स कैसे हासिल किया जा सकते हैं या बोर्ड में पहली पोजीशन कैसे हासिल की जा सकती है, आप बोर्ड के टॉपर कैसे हो सकते हैं। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि आप बहुत ही आसानी के साथ A+ मार्क्स हासिल कर सकते हैं और बोर्ड का टॉपर बनना, बोर्ड टॉप करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ चंद एक बातें अगर आप इनका ख्याल रखें तो आप बहुत आसानी के साथ अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं, A+ मार्क्स हासिल कर सकते हैं, आप बोर्ड टॉप कर सकते हैं। बहुत सी तकरीरें आपने सुनी होंगी, बहुत से लेक्चर आपने सुने होंगे, बहुत सी किताबों में आपने पढ़ा होगा, लेकिन हकीकत क्या है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है। क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, खुद एक प्रोफेसर हूँ, तो हम ये देखते हैं कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स के जो बहुत ज़हीन भी होते हैं, बहुत मेहनती भी होते हैं, इसके बावजूद भी ना वो A+ मार्क्स हासिल कर पाते हैं और ना ही बोर्ड टॉप कर पाते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ है आपकी हेल्थ, आपकी सेहत। हम देखते हैं कि कितने ऐसे बच्चे कि जो सुबह नाश्ता ही नहीं करके आते और क्लास में बेहोश हो चुके होते हैं। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, सबसे अहम और सबसे बुनियादी चीज़ है आपकी सेहत। एक सेहतमंद दिमाग, एक सेहतमंद जिस्म के अंदर ही परवरिश पा सकता है। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख सकते तो आपको कोई हक हासिल नहीं है कि आप A+ मार्क्स ले सकें या आप बोर्ड टॉप कर सकें। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। आपकी डाइट बहुत फिट होनी चाहिए, आपका नाश्ता प्रॉपर होना चाहिए और इसके अलावा आपकी नींद बहुत ज़रूरी है। 6 से 8 घंटे आपकी नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी, अगर आप अपनी नींद का ख्याल नहीं रखेंगे, अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो क्लास में आप सो रहे होंगे। जब आपकी सेहत ही ठीक नहीं होगी, आपका ब्लड प्रेशर लो हो चुका होगा, आप पे गनूदगी तारी होगी और जब आप गनूदगी के आलम में होंगे तो फिर कभी भी आप कुछ भी लर्न नहीं कर सकते। आप जितने भी ज़हीन हैं, अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है, आप जितने भी ज़हीन हैं, अगर आपने सुबह नाश्ता ही नहीं किया, आप क्लास में उस्ताद मोहतरम पढ़ा रहे हैं और आपको भूख की वजह से आपका ब्लड प्रेशर लो हो चुका है या भूख की वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं, भूख की वजह से आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, तो आप कैसे A+ मार्क्स हासिल कर सकते हैं? अगर आपने बोर्ड टॉप करना है, अगर आप A+ मार्क्स हासिल करने वाले हैं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, रोज़ कम अज़ कम 1 घंटा एक्सरसाइज आपको लाजमी करनी चाहिए और इसी तरह रात के खाने के बाद आप ज़्यादा नहीं तो 15-20 मिनट आपको वॉक भी लाजमी करनी चाहिए। इसके बाद है इंस्टीट्यूट एंड टीचर्स। अब आपको ज़रूरत है एक ऐसे अदारे की जहाँ पर ऐसे टीचर्स हों जो आपकी इस तरीके से रहनुमाई करें कि आप अपना टारगेट अचीव कर सकें, आप बोर्ड टॉप कर सकें या आप A+ मार्क्स हासिल कर सकें। और ये कब होगा? जब आप उस अदारे और टीचर्स का इंतखाब बहुत सोच समझ कर करेंगे। कम अज़ कम एक ऐसा टीचर चाहिए जो आपको ये यकीन दिला दे, जो 100% आपको इस बात की गारंटी दे दे कि आप ये कर सकते हैं, आप A+ मार्क्स हासिल कर सकते हैं, आप बोर्ड टॉप कर सकते हैं। तो यकीन कीजिए आपको बोर्ड टॉप करने से कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब आपको लगता है कि आपसे शायद ये नहीं होगा, तो वो टीचर आपको यकीन दिलाता है, आपको मोटिवेट करता है कि यू कैन डू, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि आप
وہ کر جاتے ہیں. تو اس لیے ادارے کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیجیے، کیونکہ اگر آپ نے کسی ایسے ادارے کا انتخاب کر لیا کہ جہاں کے ٹیچر کوآپریٹو نہیں ہیں، جہاں کے ٹیچر آپ کی نفسیات کو نہیں سمجھتے، جہاں کے ٹیچر آپ کے ساتھ شفقت اور محبت کے ساتھ پیش نہیں آتے، اگر آپ نے ایک ایسے ادارے کا انتخاب کر لیا کہ جہاں پر سلیبس ٹائم پہ ختم نہیں ہوا، اگر آپ نے ایک ایسے ادارے کا انتخاب کر لیا کہ جہاں پر ٹیسٹ سیریز باقاعدہ طور پہ نہیں چلتی، یا اگر آپ نے ایک ایسے ادارے کا انتخاب کر لیا کہ جہاں پر آپ کے ٹیسٹ اس طریقے سے پراپر نہیں ہو رہے، تو پھر یقین کیجئے آپ اپنا ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے بہت ضروری ہے اپنا ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے، بورڈ ٹاپ کرنے کے لیے یا A+ مارکس حاصل کرنے کے لیے اپنے ادارے اور ٹیچرز کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیجیے. جی، اس کے بعد ہے ٹارگٹ. اب آپ نے ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے کہ آپ کو بورڈ ٹاپ کرنے کے لیے کتنے مارکس چاہیے. پچھلے سال جس اسٹوڈنٹ نے بورڈ ٹاپ کیا تھا اس کے کتنے مارکس تھے، یا اس سے پچھلے سال جس اسٹوڈنٹ نے بورڈ ٹاپ کیا تھا اس کے مارکس کتنے تھے. آپ نے اب وہ ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے. مثال کے طور پر آپ کو چاہیے 500 مارکس، 500 نمبر چاہیے. تو اب آپ اس کو موٹا کر کے مارکر کے ساتھ لکھ لیں کاغذ پر اور اپنے روم میں لگا دیں اس کو نمایاں کر کے، تاکہ بار بار اس پر آپ کی نظر پڑتی رہے. جو وہ کاغذ کا ٹکڑا آپ کو یہ یاد دلاتا رہے کہ آپ کا ٹارگٹ 500 نمبر ہیں اور آپ نے ہر صورت وہ حاصل کرنے ہیں. ایک بھی نمبر ان میں سے کم نہیں ہونا چاہیے. آپ نے اب یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ 500 نمبر کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے 5 سبجیکٹس ہیں، تو اب آپ اس کو ڈیوائیڈ کیجئے کہ آپ کو اردو میں کتنے مارکس چاہیے، آپ کو انگلش میں کتنے مارکس چاہیے، آپ کو فزکس، میتھ، کیمسٹری، بایو، کہ آپ کو کس کس سبجیکٹس میں کتنے کتنے مارکس چاہیے. مثال کے طور پر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کو اردو میں 90 نمبر چاہیے 100 میں سے. آپ 90 نمبر کیسے آئیں گے؟ آپ کو خلاصے میں کتنے نمبر چاہیے، آپ کو تشریح میں کتنے نمبر چاہیے، آپ کو آبجیکٹیو حصہ معروضی میں کتنے مارکس جو ہے وہ اگر آئیں تو آپ کے 90 نمبر بن سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہر سبجیکٹ میں آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا، یہ ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا کہ آپ کو اس سبجیکٹ میں اتنے مارکس چاہیے، اور وہ مارکس جو آپ کا ٹارگٹ ہے وہ کس طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس میں کس سوال کے کتنے نمبر آئیں گے تو آپ کا ٹارگٹ حاصل آپ آسانی سے کر سکیں، تو آپ اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکیں گے. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ کلاس میں وہ سوال پڑھ رہے ہوں گے، وہ سوال حل کر رہے ہوں گے، تو آپ کے مائنڈ میں ہوگا، تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اس سوال میں مجھے اتنے مارکس چاہیے. اگر ایک سوال میں آپ کو 10 نمبر چاہیے تو وہ 10 نمبر کیسے حاصل کیا جا سکتے ہیں؟ تب آپ اپنے استاد محترم سے یہ پوچھ سکیں گے کہ سر میں اس سوال میں 10 میں سے 10 نمبر کیسے حاصل کر سکتا ہوں. یہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد ہے ٹائم ٹیبل. جی ہاں، اب آپ کو ضرورت ہے اسٹڈی کے لیے ایک ٹائم ٹیبل کی. ٹائم ٹیبل کے بغیر ایک طالب علم کبھی بھی اچھے مارکس حاصل نہیں کر سکتا. بہت ہی ضروری ہے ٹائم مینجمنٹ، ٹائم ٹیبل. اچھا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ بعض اوقات 8 سے 10 گھنٹے بھی روز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر پاتے. ہم اتنے مارکس نہیں حاصل کر پاتے جو ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ٹائم ٹیبل کے تحت اسٹڈی نہیں کر رہے ہوتے. تو بہت ہی ضروری ہے کہ آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں. اس ٹائم ٹیبل میں آپ نے تمام سبجیکٹس کو ایکول ٹائم دینا ہوتا ہے. 100 نمبر والے جتنے آپ کے سبجیکٹس ہیں
उनको आपने उतना ही टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि फिज़िक्स को आपने 4 घंटे दे दिए हैं, आपने इंग्लिश को 2 घंटे दिए हैं और उर्दू को आपने 1 घंटा दिया है। नहीं, रोज़ आपने तमाम सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देना है। मिसाल के तौर पे आप के 6 सब्जेक्ट्स हैं और तमाम सब्जेक्ट्स को आपने 1-1 घंटा अपने टाइम टेबल के मुताबिक वो सेट कर लिया है कि आपने रोज़ हर सब्जेक्ट को 1 घंटा देना है। 1 घंटा आपने स्टडी करनी है हर एक सब्जेक्ट की। उसके अलावा आप ये हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर सुबह इंग्लिश का टेस्ट है तो आज सारा दिन जो 8 से 10 घंटे हमने पढ़ना है, उस एक सब्जेक्ट पे हमने मेहनत की है और बाकी सब्जेक्ट जो हैं वो पीछे रह गए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप A+ मार्क्स हासिल करना चाहते हैं, अगर आप अपना टारगेट अचीव करना चाहते हैं, तो याद रखिए बगैर टाइम टेबल के आप कभी भी अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकते। आपने तमाम सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम, बराबर टाइम देना होता है। अगर आप 1 घंटा इंग्लिश को दे रहे हैं तो 1 घंटा उर्दू को चाहिए, 1 घंटा ही मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सबको आपने इक्वल टाइम देना है। हाँ, अगर आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं और आपने 6 घंटे उनके लिए रखे हुए हैं कि रोज़ 1-1 घंटा आपने हर सब्जेक्ट की स्टडी करनी है, 1 या 2 घंटे आप एक्स्ट्रा टाइम उसमें रखेंगे। आपने डिसाइड किया है कि आप रोज़ 8 घंटे स्टडी करेंगे, तो वो जो 2 घंटे हैं, अगर सुबह आपका किसी भी सब्जेक्ट का टेस्ट है तो वो जो एक्स्ट्रा टाइम है उसमें आप उसकी स्टडी करेंगे। वो जो टेस्ट कल होने वाला है उसकी स्टडी ऐसा ना हो कि सुबह जो टेस्ट है उसकी तैयारी के लिए ही आपने 6 से 8 घंटे लगा दिए हैं और बाकी सब्जेक्ट जो हैं वो बहुत पीछे रह जाएं और फिर आप अपना टारगेट हासिल। अब करनी है स्टडी। स्टडी कैसे की जाए, स्टडी कहाँ बैठकर की जाए, स्टडी के लिए क्या क्या ज़रूरी है। हमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये भी नहीं पता होता कि हमने स्टडी करनी कैसे, हम स्टडी कहाँ बैठकर करेंगे। तो जी सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि जहाँ आप बैठकर जिस कमरे में स्टडी आपने करनी है वो कमरा पुरसुकून होना चाहिए, वहाँ पर शोर नहीं होना चाहिए, वहाँ पर घुटन नहीं होनी चाहिए, वरना हम बहुत जल्द उकता जाएंगे, बहुत जल्द बोर हो जाएंगे, हमारा सर दर्द शुरू हो जाएगा और हमारा पढ़ने को दिल बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इसलिए जिस रूम में, जिस कमरे में हम बैठकर स्टडी कर रहे हैं वो कमरा हवादार होना चाहिए। और उसके बाद उससे भी ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि वहाँ पर लाइट जो है वो या तो टेबल लैंप होना चाहिए या फिर बिल्कुल ऊपर जो है लाइट लगी होनी चाहिए, और लाइट इतनी होनी चाहिए कि हमारी आँखों पर ज़रा सा भी असर ना पड़े। लाइट इतनी होनी चाहिए कि जिससे आपकी नज़र पर ज़रा सा भी असर ना पड़े, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। और अब इसके बाद अब हमने स्टडी करनी कहाँ पर बैठ के है। मैंने ये देखा है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो बिस्तर पर बैठ के पढ़ रहे होते हैं, टेक लगाया हुआ है गाँव तकिए के साथ या सराहने के साथ, और स्टडी कर रहे हैं। गनूदगी थोड़ी ही देर के बाद तारी हो जाती है और फिर सो जाते हैं। या अगर ज़बरदस्ती स्टडी करने की कोशिश भी करें तो भी कोई चीज़ अच्छे तरीके से याद नहीं हो रही होती। स्टडी करने के लिए सबसे जो बेहतरीन है वो अब आपको एक चेयर चाहिए, एक कुर्सी चाहिए। आप उस कुर्सी पर बैठकर सीधे फिर स्टडी करेंगे। अगर आप सीधे बैठकर स्टडी नहीं करेंगे, अगर आप लेटकर या टेक लगाकर स्टडी करेंगे तो याद रखिए आप बहुत देर तक स्टडी नहीं कर सकेंगे या बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको कभी भी याद नहीं हो सकेंगी। अगर कोई आपसे ये कहे कि आपने 10 किलोमीटर भागना है और आपका स्टैमिना है 1 किलोमीटर का, तो क्या पहले ही दिन आप 10 किलोमीटर भाग सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यह है कि अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा अपना स्टैमिना बढ़ाएंगे तो फिर एक दिन आएगा कि आप 10 किलोमीटर भी भाग सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही स्टडी के लिए भी स्टैमिना की ज़रूरत होती है।
ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले ही दिन बैठें और एक ही निशिस्त में 8 या 10 घंटे पढ़ लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपका स्टैमिना है आधा घंटा पढ़ने का, आधे घंटे के बाद आप थक जाते हैं या आपको नींद आना शुरू हो जाती है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपने क्या करना है, अब आप अपना स्टडी का स्टैमिना बनाएंगे। रोज़ 10 या 15 मिनट उसको इंक्रीज़ करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आपका स्टडी का स्टैमिना बढ़ जाएगा। अच्छा, स्टडी जो है इसका बेहतरीन तरीका क्या है कि आप चेयर पर बैठे हैं, आप आधा घंटा स्टडी करें, उसके बाद अपनी उस किताब, उस कॉपी को बंद कर दें और 5 या 10 मिनट थोड़ा सा रेस्ट कर लें। फिर उसके बाद स्टडी शुरू कर दें। फिर आधे घंटे के बाद या 45 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद फिर 5 से 10 मिनट आप रिलैक्स हो जाएं, थोड़ा सा रेस्ट कर लें। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि थकावट महसूस नहीं होती, और आधे घंटे के बाद जब आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं तो जो चीज़ आपने पढ़ी है उसको याद करने में, सेव करने में जो आपका माइंड है, जो आपका जहन है, उसको ज़्यादा आसानी होती है, उसको ज़्यादा सहूलत होती है और आप ज़्यादा देर तक स्टडी कर पाते हैं। या क्या होता है कि आधा घंटा आपने या 1 घंटा आपने चेयर पर बैठ के स्टडी की है, अब आप किताब हाथ में पकड़ के उठते हैं और कमरे में राउंड लगाते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं। ये भी एक तरीका है। कुछ लोग, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी आपके होते हैं जैसे मैथ वगैरह, तो उनके साथ आप म्यूज़िक वगैरह भी सुन सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंटल या कोई भी लाइट सा म्यूज़िक जो है। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आप बोर नहीं होते, आप उसमें फ्रेश रहते हैं और उसमें एंजॉय भी करते हैं और उसमें आप स्टडी भी करते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। कभी भी फिर से मैं आपसे कहूँगा कि टेक लगाकर मत पढ़ें या लेट कर पढ़ने की कोशिश मत करें। कुर्सी पर बैठकर आपने प्रॉपर जो है सीधे बैठकर आपने स्टडी करनी है और पहले ही दिन 8 से 10 घंटे पढ़ने की कोशिश एक ही निशिस्त में मत करें। इसका भी बाकायदा तौर पे स्टैमिना बनाना पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता अपना स्टैमिना बनाएं और फिर एक दिन जितना टाइम आप चाहते हैं आप उतनी देर आप स्टडी कर सकेंगे और आप बोर भी नहीं होंगे, आपकी सेहत भी ख़राब नहीं होगी और उसी तरीके से आप ताकत और तवानाई के साथ बिल्कुल जो है वो स्टडी कर सकेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ पेपर प्रेजेंटेशन। आप कौन हैं, आपने कितना पढ़ा है, आपको क्या याद है, इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपने बोर्ड के पेपर में लिखा क्या है और उससे भी ज़रूरी है कि आपने वो लिखा कैसे है। पेपर प्रेजेंटेशन सबसे ज़रूरी चीज़ है। मैंने देखा कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुत ज़हीन होते हैं लेकिन इसके बावजूद मार्क्स अच्छे हासिल नहीं कर पाते, उसकी निस्बत कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुत ज़हीन नहीं होते लेकिन उनकी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़बरदस्त होती है और वो उनसे भी ज़्यादा मार्क्स हासिल कर जाते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि सिलेबस आपका ख़त्म हो गया है, अब आप कम अज़ कम 10 साल के पेपर्स जो हैं, जो ओल्ड पेपर्स हैं, याद रखिए जो आपके पुराने पेपर्स हैं, जो पेपर सेटर है, जो आपका पेपर बनाने वाला है, वो लाजमी कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरीके से वो चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं और आपके पेपर में आ रही होती हैं। तो कम अज़ कम 10 साल पुराने पेपर आपको चाहिए कि वो आप लाजमी हल करें। और पेपर कैसे आपने हल करने होते हैं, उसका बेहतरीन तरीका क्या होता है, ये भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आप शुरू में ही 10 साला पेपर वो आपके पास होने चाहिए। और मिसाल के तौर पे आप पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1, तो आपने उन 10 साला पेपर्स में से देखना है कि चैप्टर नंबर 1 में से कौन कौन सा सवाल बोर्ड के पेपर में उसने किस तरीके से दिया है शुरू में ही। तो वो जो 10 साला पेपर हैं उनमें अगर चैप्टर 1 में से 10 क्वेश्चन आए हैं तो वो जब आप का चैप्टर नंबर 1 तैयार होगा तो बहुत अच्छे तरीके से आपको आइडिया हो चुका होगा कि अगर इस चैप्टर में से बोर्ड के पेपर में कोई सवाल आता है तो वो किस तरीके से आता है, या पुराने पेपर्स में
किस तरीके से वो सवाल दे रहा है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसको जहन में रखते हुए जब आपका कोर्स ख़त्म होगा तो आपके 10 साल के जो पेपर्स हैं वो भी साथ आपके हल हो चुके होंगे, रिपीट हो चुके होंगे, रिवाइज हो चुके होंगे। तो इसलिए ये नहीं है कि आपका सिलेबस जब ख़त्म हो जाए तो फिर आपने 10 साल पेपर जो है उठा के उनकी तैयारी शुरू करनी है। नहीं, आपने पहले दिन से ही 10 साल पेपर जो हैं वो आपके पास होने चाहिए, ताकि आपको आइडिया हो सके कि कौन से चैप्टर में से कौन सा सवाल जो बार बार वो दे रहा है और किस तरीके से वो सवाल दे रहा है। एक तो ये बात बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़, एक और जो तजर्बा मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि एक तरह के जो सवालात हैं, मिसाल के तौर पे आपने चैप्टर नंबर 1 में देखा कि कुछ क्वेश्चंस जो चैप्टर नंबर 2 में भी उनसे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चंस थे, तो आप उसके एक अलहदा से पेज पे लिख सकते हैं कि जी चैप्टर नंबर 1 के सवाल नंबर 1 या 2 या 3, और उसके आगे चैप्टर नंबर 2 के वो जो क्वेश्चन थे, इसके बाद थे फ़र्ज़ करें चैप्टर नंबर 7 में कोई क्वेश्चन उससे मिलता जुलता था, वो आपने लिख दिया। या स्पेशली अगर मैं बात करूं उर्दू के हवाले से, तो आपने देखा कि जी पहली गज़ल में शेर नंबर 1 जो है वो दूसरी गज़ल का जो शेर नंबर 3 था, जो शेर नंबर 3 है वो सेम वही वाला ख्याल है। तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं एक अलहदा पेज पे कि हाँ जी गज़ल नंबर 1 का शेर नंबर 2, गज़ल नंबर 4 का, गज़ल नंबर 6 का, गज़ल नंबर 7 का। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि उस तरह के मिलते जुलते इशार या उस तरह के मिलते जुलते जो क्वेश्चंस हैं, वो जो आपका बहुत एक ज़्यादा एक तवील आपको लग रहा था कोर्स, वो सिमट कर बहुत शॉर्ट हो जाता है, बहुत मुख्तसर हो जाता है। और पेपर्स के दिनों में फिर आप क्या करते हैं, उनमें से मिसाल के तौर पे आपने लिखे हुए हैं कि जी 20 सवाल एक ही तरीके के हैं या 20 अशार उनका मौजू एक ही था, तो आप सिर्फ एक जो सवाल है या सिर्फ एक जो शेर है उसकी तैयारी करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और आपके 20 जो सवाल हैं, जहाँ 20 आपके जो अशार हैं उनकी तैयारी हो जाती है। इस तरीके से ये मुख्तसर वक्त में आप ज़्यादा जो चीज़ें हैं उनको रिवाइज कर पाते हैं, और आप मेंटली तौर पर आप इससे बड़े मुतमिन होते हैं, बड़े सेटिस्फाइड होते हैं। आपको लगता है कि जी ये तो मुख्तसर सा जो काम है। अब देखें, बजाय इसके कि आपने 20 अशार 20 जगहों पे तलाश करके उनको रिवाइज करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनके हवाले के अशार आपको चाहिए, उसकी बजाय सिर्फ एक शेर आपने अच्छे तरीके से वो तैयार करना है, वो याद करना है, वो रिवाइज करना है, और आपके 20 के 20 अशार रिवाइज हो जाने हैं। इसी तरीके से अगर आप मैथ की बात करें तो एक तरह के क्वेश्चंस वहाँ पर भी होते हैं। हर सब्जेक्ट में ही कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन ज़रूर होते हैं जो कि तकरीबन एक ही टॉपिक पे, एक ही मौजू पे, एक ही जैसे होते हैं। तो उससे आपको ये सहूलत हो सकती है कि आप उनको एक ही उस पेज पे लिख लेते हैं, ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में आसानी हो। उसके बाद इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वो क्या है, वो है पेपर प्रेजेंटेशन। अब आपको तैयार है, 100% आपकी तैयारी हो चुकी है, लेकिन अभी सबसे अहम मरहला बाकी है, और वो ये है कि आपने वो सवालात हल कैसे करने हैं। ये बहुत ज़रूरी है। वो लाजमी 2-4 दफ़ा पूरा पेपर आप हल कीजिए, 100 नंबर का पूरा पेपर जितने भी मार्क्स का अपना है, और अपने असातिज़ा को चेक करवाएं ताकि वो आपको मज़ीद गाइड कर सकें कि जी कौन सा सवाल आपने मज़ीद बेहतर किस तरीके से करना है। बाकायदा हाशिया लगा होना चाहिए। उसके बाद सवाल का नंबर जो है वो नुमाया करके लिखा होना चाहिए। उसके बाद जो भी सवाल आप हल कर रहे हैं उसको जो चीज़ें उसमें हाईलाइट करने वाली हैं वो प्रॉपर हाईलाइट करें। और मैं एक अलहदा से इस पे लेक्चर बनाऊंगा पेपर प्रेजेंटेशन पे, ताकि उसमें हम बड़ी डिटेल के साथ उस पे बात कर सकें कि कौन सा सवाल आप कैसे हल करते हैं। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट ये सबसे ज़रूरी है। पेपर हल करते हुए, बोर्ड के पेपर में टाइम मैनेजमेंट के बगैर आप अपना, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको हर चीज़ याद थी, आप
पेपर प्रेजेंटेशन भी आपकी बहुत अच्छी थी, आपकी राइटिंग भी कमाल थी, लेकिन हुआ ये है कि आपसे टाइम ही मैनेज नहीं हुआ और आपके 2 सवाल रह गए हैं या आपका 1 सवाल रह गया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि टाइम मैनेजमेंट भी आपको आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा सवाल कितने मार्क्स के लिए है और आपने उस पर कितनी शीट्स लगानी है, आपने कितनी लाइंस लिखनी है, उसमें कितने अल्फाज आपने हाईलाइट करने हैं और वो सवाल कितने टाइम में हल होगा। इसके अलावा एक और चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि आपने बोर्ड के पेपर में कौन सा सवाल पहले हल करना है, कौन सा दूसरे नंबर पे हल करना है और कौन सा आखिर में हल करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये वो चीज़ें हैं, ये वो टेक्निक्स हैं जिनको जहन में रखते हुए, जिन पे अमल करते हुए आप बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल कर सकते हैं। यकीन कीजिए, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि बोर्ड में A+ मार्क्स हासिल करना तो कोई काम ही नहीं है। आप अगर चाहें तो आप बोर्ड भी टॉप कर सकते हैं। जो बोर्ड के टॉपर्स होते हैं वो कोई आसमान से नहीं उतरते, यकीनन आप जैसे ही स्टूडेंट्स होते हैं। सिर्फ अगर इन्हीं बातों को अगर आप मद्देनज़र रखें, इन्हीं बातों का अगर आप ख्याल रखें, तो ये हो ही नहीं सकता कि आप बोर्ड में A+ मार्क्स ना हासिल कर सकें या आप बोर्ड टॉप ना कर सकें। बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।